नमस्कार एंड warm वेलकम फ्रॉम एग्जैक्टाइज टीम। मैं हूं दिवम एंड वी गोना अगेन स्टार्ट आवर करंट अफेयर्स सेशंस। दिस सेशंस विल गोइंग टू हेल्प पीपल जो मींस 2023 देंगे एंड इवन जो प्रीलिम्स 2024 देंगे। लास्ट करंट अफेयर सीरीज जो हमने करी थी उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन यानी 3 से 4 क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में आए हैं। इसको ध्यान रखते हुए अपनी क्वालिटी और कंटेंट को और बेहतर करते हुए इस सीरीज को हम और बेटर करने की कोशिश करेंगे। So without wasting any time, let's start our today's session, which is June 2023 current affairs. India joins centralized laboratory network CLN for testing vaccines. देखो ये आर्टिकल द हिंदू का है ना। मैं आपके लिए अब इस प्रकार से लेकर आ रहा हूँ करंट अफेयर्स जो डायरेक्ट न्यूज़पेपर से है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट जितने भी हैं वो लेकर आए। अब इसको हम जान लेते हैं, हम इसको ब्रीफ में जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, पर्पस ऑफ CLN। इसका पर्पस क्या है, पर्पस जान लेते हैं। तो इट इज अ पार्ट ऑफ कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, CEPI है ना, CEPI ये। देखो, इट एम्स टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, है ना, अगेंस्ट इमर्जिंग इन्फेक्शन डिसीजेस जैसे कि कोविड आया था, है ना, कोरोना वायरस, उसके बाद एंड इनेबल्स एक्सेस टू दीज वैक्सीन फॉर पीपल ड्यूरिंग आउटब्रेक्स। ओके, समझ आया, मुसीबत के वक्त पर हर जगह जगह पहुंच जाएंगे। सिंपल, a conduct rigorous testing of potential vaccines during pandemics and epidemic outbreaks. Okay, it ensures that vaccines candidates are evaluated rapidly and accurately. The network focuses on emerging infectious diseases by promoting collaboration and coordination. The network strength global readiness to respond effectively to future outbreaks. Okay, next current affair of the day, Canada Express entry. देखो, ये वाला IR से है आपका, ठीक है। न्यू कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन अनाउंस्ड, वर्क एक्सपीरियंस टू गेट प्रायोरिटी। अब क्या है ये, देखो, व्हाई द न्यू कैटेगरीज वेर इंट्रोड्यूस, क्या जरूरत पड़ गई कनाडा को भैया, इतना टाइम से अच्छे तो चल रहे हो आप। तो टू एड्रेस लेबर शॉर्टेज एंड प्रमोट फ्रेंच लैंग्वेज प्रोमिनेंस इन माइनॉरिटी कम्युनिटीज आउटसाइड क्यूबेक, ठीक है। क्यूबेक एक देखो बड़ा पार्ट है कनाडा का राइट नाउ, यह पुरानी सिटी है और इस वर्ड का मतलब होता है नैरो पैसेज, ठीक है। ऐसे दो नदियों, वहां पर नदियां का पैसेज, चलो खैर, दैट इज नॉट आवर पॉइंट। आवर पॉइंट इज कि ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। पहली चीज आपको ये पता होगी, यूएसए जो है अमेरिका, वो ब्रिटिशर्स ने उन्होंने ऑक्यूपाई किया था, उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई थी। कनाडा को फ्रेंच लोगों ने अपनी कॉलोनी बनाई थी, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा आपकी हिस्ट्री में, है ना, कि कैसे फिर 7 ईयर वॉर वगैरह एंड ऑल दैट क्या है। बट यहाँ पर बात यह है, इसलिए कनाडा के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज का डोमिनेंस अच्छा खासा है। और क्यूबेक क्यों, क्योंकि अगर मान लो ये आपका कनाडा है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है ना, पोर्ट्स वगैरह जो आते थे और पहले के लोग भी इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तो इस एरिया में ज्यादा लोकेलिटी आज भी है। तो यहाँ तो बहुत ठंड वगैरह सब आ गई, यहाँ 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 इन एरियाज में ज्यादा लोकेलिटी, ज्यादा लोग रहते हैं। अब लोग ज्यादा जहाँ पर है वहां पर लैंग्वेज डोमिनेंस होगी फ्रेंच। अब यहाँ पर इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, एशियन कंट्रीज से आ रहे हैं, तो फ्रेंच लैंग्वेज का डोमिनेंस खत्म हो रहा था। दैट्स वाई फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए और भी दूसरी चीजें, बट मेजरली यही था, ठीक है। अनदर क्रूशियल एस्पेक्ट is the emphasis on strong French language proficiency. See, it will make express entry more responsive to Canada's changing economic and labor market needs. Labor market why developing countries में सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है, तो लेबर्स की होती है, राइट। Building on high human capital approach that has been hallmark of Canada's successful economic immigration system, right. This point is important. Okay, by selecting Canada's proficient in French,
द गवर्नमेंट प्रमोट्स लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी। क्या समझ आया? सिंपल है, जो हमने शुरुआत में बात करी थी उसको जान लो, ये पॉइंट को एक बार खुद से स्वयं से पढ़ लो। दैट्स नाउ आवर नेक्स्ट करंट अफेयर ऑफ द डे। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट to be named after Ahilyabai Holkar after renaming Aurangabad and Osmanabad district. Sir, now you will ask कि सर ऐसे क्वेश्चंस या इससे क्वेश्चंस तो आते नहीं है, यूपी में इतने सारे चेंजेस हुए हैं, बट नाउ व्हाट इज दिस चेंज? यहाँ पर आता है आपका इनडायरेक्ट अप्रोच ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। इनडायरेक्ट अप्रोच है ना। अब ये वाला जो टॉपिक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी सकता है, बट जहां तक जिस टाइप का पैटर्न अभी चल रहा है मुझे नहीं लगता आएगा। यहाँ पे मीन्स का क्वेश्चन बन सकता है। मीन्स का कैसे बन सकता है कि व्हाट यू थिंक changing name of a city or a district in country like India, which is developing right now, which have economic crisis sometimes, which is getting developed, infrastructure is in trouble, is changing name a good step? Why governments are changing name? What will be the benefits, merits and demerits of changing names? Right? Why governments are copying each other? पहले तो था नहीं, यूपी में चालू हुआ ये चीज, फिर एमपी में, फिर उसके बाद अलग अलग या महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो पहले तो ये चीजें नहीं थी, 2014 से आ गई बीजेपी गवर्नमेंट, बट व्हाई आफ्टर यूपी? तो इसलिए ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं ना। वाई महाराष्ट्र? अब हमने ये क्यों लिया? बिकॉज महाराष्ट्र इज द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या वहां पर, और वहां पर हर सरकार जो आती है, चाहे वो उद्धव जी की हो या बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो या जो भी हो, इकोनॉमिकली काफी स्ट्रांग रहते हैं लोग। मुंबई है ना, वहां पर इतने बिलियनियर्स से सब है, तो इकोनॉमी ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो फिर भी अगर ऐसा वो स्टेप उठा रहे हैं, कर रहे हैं, तो क्या रीजन है उसके पीछे? लेट्स गेट फर्दर। देखो, यहाँ पर ज्यादा आपको जो मैंने बताया मेन जो मुद्दा था वो वही समझाने योग्य था जो आपको समझना है। लेकिन अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में हम यहाँ पर जान लेते कि उनके नाम पर क्या है, क्यों रखा गया। तो अहिल्याबाई थी कौन? सभी को पता है, अहिल्याबाई होलकर जो थी डॉटर ऑफ मानकोजी शिंदे, इनकी बेटी थी। ठीक है, ही वॉज फादर। इज अ लेजेंडरी फिगर नोन फॉर हिज indomitable spirit and exceptional leadership। ठीक है। आफ्टर मैरिंग to खंडेराव होलकर, द सन ऑफ मल्हार राव होलकर, द पर्सन, ये मल्हार राव होलकर हुए जिन्होंने होलकर डायनेस्टी को का एस्टेब्लिशमेंट किया था। अहिल्याबाई's लाइफ टुक अ न्यू टर्न। सभी को पता है, इंदौर मालवा रीजन। फॉलोइंग हर हस्बैंड्स डेथ शी टुक चार्ज ऑफ किंगडम ऑफ मालवा। अहिल्याबाई's rule lasted for the remarkable 30 years from 1765 to 1795। ठीक है। नाउ नेक्स्ट करंट अफेयर ऑफ द डे। Lions leopards have made a comeback in Africa's third largest national park, says report। देखो, यहाँ हम अफ्रीका की बात कर रहे हैं, लेपर्ड चीता वगैरह देख के इंडिया 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 मत करना। ठीक है, अफ्रीका की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो क्या है, क्यों बात कर रहे हैं, चलो जान लेते हैं। Numbers of factors are responsible for it. Of what? See, the first was conducting rigorous counter poaching operations for 4 years. Game changing conservation technologies like SMART यानी spatial monitoring and reporting tool. The earth rangers were employed in these operations। देखो, वहां पर चीते, टाइगर, लायंस की कमी हो रही थी। अब उसको बढ़ावा देने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या किया? तो स्मार्ट यानी स्पेटल मॉनिटरिंग, मॉनिटर करा जो बचे कुचे लोग हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग टूल यानी कुछ प्रॉब्लम हुई हो, कुछ इन्फेक्शन हो गया हो या कोई प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यू टाइप किसी जानवर को हो, तो वहां पर जाके उसका इलाज कर सके, सो दैट वो बच सके एंड इनकी तादाद बढ़ सके। Support from Zambia's wildlife crime prevention has aided DNPW and National Prosecution Authority in achieving 85% convention rate। This is important। Okay, आजकल डायरेक्टली पूछ रहे हैं
डायरेक्टली पूछ रहे हैं भैया बताओ कितने परसेंट, किसी का स्टेट्स बताओ, डायरेक्ट कि अब पूछ लिया, मान लो 80% कन्वेंशन रेट्स फॉर ऑफेंसेस, मान लो ये बोल दिया, बताओ सही है या गलत, ट्रू और फॉल्स। इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं भैया, इस टाइप के डायरेक्ट। सो 80 तो गलत हुआ, 85 इज राइट, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। यूपीएससी इज गेटिंग टफर एंड टफर, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ a final factor was distribution of synthetic heritage furs replacing garments made of authentic leopards and lion skins। ठीक है, मतलब उनका बहुत शिकार हो रहे थे, लेदर का यूज हो रहा था उनकी, मतलब की जो चमड़ी है उससे प्रोडक्ट्स बनने के लिए, एंड ऑल दैट स्टफ। और नेक्स्ट करंट अफेयर, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग नाउ, फॉर whom, for both 24 pre and most important for 23 means। यस, यहां से क्वेश्चन 100% आएगा, आएगा, डायरेक्टली आएगा या इनडायरेक्टली आएगा, लेकिन आएगा। क्यों आएगा देखो, पढ़ो। द recent train accident in Odisha, Balasore, has brought the focus on the safety measures implemented in the railway system and the role of electronic interlocking system। भैया जो ओडिशा में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है हम सबको पता है कि नहीं पता है? अब उससे हम कैसे बच सकते हैं, ऐसे आगे चीजें ना हो, गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, तो अभी हाल फिलहाल उसका ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। ठीक है, क्या है ये, चलो जानते हैं। देखो, व्हाट इज, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक छोड़ो, इंटरलॉकिंग जानो। इंटरलॉकिंग क्या है? तो इंटरलॉकिंग इज अ सिस्टम meant to ensure that conflicting signals are not sent। कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स मतलब ये ट्रेन इधर से आ रही है एक, ठीक है, और ये ट्रेन एक इधर से आ रही है, तो इनको पहले ही सिग्नल मिल जाए कि इस ट्रैक पे दे बोथ आर गोइंग ऑन द सेम ट्रैक, कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स आर नॉट सेंट, है ना, रिजल्टिंग इन मोर देन वन ट्रेन एंडिंग ऑन द सेम सेक्शन ऑफ द ट्रेन अराउंड द सेम टाइम रिस्किंग अ कोलिशन। ये होता है आपका इंटरलॉकिंग, है ना। इट refers to mechanism that controls the movement of trains to ensure trains move safely through a controlled area। The system is an agreement of signals and points which may be interconnected mechanically or electrically both। ठीक है, as simple as that। Now ये इतना important नहीं था, लेकिन ये समझना important है। Now important क्या है, important ये है, क्या है important, what is electronic interlocking, ये important है। It is an advanced signaling computer-based system that uses electronic components to manage the movement of trains and configuration of the tracks। ठीक है, now its primary purpose is to prevent conflicting movements, जो अभी हुआ है उसको रोकना, between trains by ensuring that signals are not changed in an improper sequence। improper sequence, अभी ये वाला एक सिग्नल आया, ठीक है, ये एक सिग्नल है ट्रेन का, ये अभी ग्रीन है, थोड़ा आगे गए यहाँ पर एक सिग्नल आया, ये अभी रेड है, फिर थोड़ा आगे गए यहाँ पर एक सिग्नल आया, ये ग्रीन है। अब इससे क्या हो रहा है, ट्रेन यहाँ से तो गई पास हुई रुकी, यहाँ से गई पास हुई रुकी, लेकिन हो सकता है कि, मतलब ऐसा होता नहीं है ना कि अगर यहाँ रेड है 100 मीटर बाद गया ग्रीन हो गया, 100 मीटर बाद गया रेड हो गया। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये मत बोलना कि ये क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल है कि इस तरीके की प्रॉब्लम है। सिग्नल क्या हुआ, ट्रेन जो 1 घंटे पहले स्टेशन पे पहुंचनी थी ये लेट हो गई, और जो ट्रेन 1 घंटे बाद आनी थी वो इससे जाके टकरा गई, होगा ना ऐसा, क्यों हुआ, सिग्नल्स की वजह से हुआ, तो उस चीज को भी रोकता है ये। ओके, द सिस्टम एम्स टू इंश्योर दैट ट्रेन्स रिसीव अ सिग्नल टू प्रोसीड ओनली व्हेन द रूट इज प्रूवन सेफ। जब सेफ होगा तभी ट्रेन को जाने की इजाजत मिलेगी, एज सिंपल एज दैट। मूविंग ऑन, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आंसर राइटिंग के लिए है ना, मेंस के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी ठीक है, बट मेन चीज है आंसर राइटिंग में आपको लिखने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, और करंट अफेयर्स को आप जब तक पढ़ोगे नहीं ठीक से आपके दिमाग में चीजें आएंगी नहीं, और कई बार ऊपर ऊपर के हेडिंग लिख के और अंदर कुछ भी लिख देते हो, आपको क्या लगता है जो वहां पर चेक कर रहे हैं मूर्ख है?
40-40 साल से कॉपी चेक कर रहे हैं, क्वेश्चंस पढ़ना, आंसर पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना उनके जहन में है, उनका काम है। ठीक है, तो आपको भी उस प्रकार उस लेवल का तो नहीं हो सकते, लेकिन एटलीस्ट उनको उदास ना करो, ऐसा आंसर तो लिखो कम से कम। प्रॉपर इंट्रोडक्शन तो हो, प्रॉपर बॉडी तो हो, प्रॉपर कंक्लूजन तो हो। हाँ? तो अब बॉडी में क्या लिखोगे? बॉडी में ये लिखोगे, ये पॉइंट्स लिखोगे, कंपोनेंट्स क्या है उसके। तो देखो सिग्नल्स कंपोनेंट, पहली चीज कैसे बचाओगे आप? अब क्या इंटरलॉकिंग में कैसे बचाओगे? सबसे पहला स्टेप सिग्नल्स। दिस वर्क सिमिलर टू आवर यूजुअल ट्रैफिक सिग्नल्स दैट आर मेंट टू इंडिकेट द स्टेटस ऑफ ट्रैक अहेड, बट थोड़ा सा और प्रिवेंशन के साथ। ट्रैक, दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इंडिकेट द ऑक्यूपेंसी ऑफ ट्रैक बाय डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ ट्रेन, मतलब कि आगे कितनी दूर ट्रेन है, इस ट्रैक पे है भी कि नहीं है, ऐसे। पॉइंट्स, दिस कंपोनेंट अलाउ द ट्रेन्स टू चेंज देयर ट्रैक्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। Electronic interlocking system uses e-control system and computers in order to regulate train movement. याद रखो, लिख लो सामने स्टिकी नोट पे। ओके, चलो मूविंग ऑन। नेक्स्ट करंट अफेयर ऑफ द डे, International Conference on Spacecraft Mission Operations SMOPS 2023. International Conference on Spacecraft Mission Operations took place in Bangalore on 8th and 9th June 2023. What was the theme? Theme is here important. Emerging technologies for automation in ground and space segment and satellite missions operations. Okay, let's get brief into it. What is SMOPS 2023? It is designed to encourage participation from multiple stakeholders to exchange ideas, foster collaboration, and drive innovation in space mission operations and ground segment. Simple. It paves the way for collaboration and fosters innovation in the space mission operations and ground segment. Cover a wide range of topics including, क्या include कर रहा है? Space mission operations management, automation, management of large constellations, ground station operations, human space flight mission operation management. ठीक है, now next current affair. See here, what is the article saying? US school bans Bible due to pornographic content, marks it unsuitable for students. बाइबल को बैन कर दिया। बाइबल, यूएस एक खुद क्रिश्चियन कंट्री है, उसमें बाइबल बैन हो गया। नाउ लिसन टू मी, देयर आर मेनी बाइबल्स, मेनी ट्रांसलेशंस ऑफ बाइबल्स, है ना, एक नहीं है ना, जैसे कुरान बहुत सारी है, बाइबल भी बहुत सारी, लेकिन किंग जेम्स वर्जन को यहाँ पर बैन किया गया। देखो पढ़ो, the authorities have decided prohibit the presence of King James version of Bible in the elementary and middle school libraries. Why? The primary reason cited for this ban is inclusion of elements deemed as vulgarity or violence within the text. Okay, मतलब सिंपल है, थोड़ी बहुत वायलेंस, वल्गैरिटी, यहाँ पर पोर्नोग्राफिक, सेक्सुअल कुछ पोजीशंस, कुछ बातें चीज़ों को लेकर फिजिकली ऐसी लिखी गई है जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है। इस वाली बाइबल में कौन सी? जेम्स वर्जन, यानी किंग जेम्स वर्जन, बस इतना याद रखो और कुछ नहीं है इस करंट अफेयर में। अमेरिका ने बाइबल को बैन करा, कौन सी बाइबल को बैन करा भैया? तो किंग जेम्स वर्जन वाली बाइबल को। क्यों बैन करा? उसमें वल्गैरिटी और वायलेंस था उसमें लिखा हुआ थोड़ा, ठीक है, इसलिए उसको बैन किया। समझ गए? ओके, देखो किस बेसिस पे उसको, मतलब हमारे यहाँ भी कानून होते हैं ना किसी भी चीज को हटाने के, करने के ना। देखो उटाहला, व्हाट इट इज, व्हाट इज उटाहला? द बैन ऑन द बाइबल and the broader context of book censorship in Utah emerged as a response to conservative parents' concerns regarding books addressing themes of sexual and racial identity. रेशियल चीजों को तो बिल्कुल अमेरिका
नहीं करता, इसीलिए इस लॉ में ये एक प्राइमरी चीज है. This legislation prohibits the presence of pornographic or indecent books in schools. Okay. Notable works like Toni Morrison's The Bluest Eye and Maya Kobe's Genderqueer have already been banned under this law. सिंपल है, पोर्नोग्राफिक वाली चीजें, ऐसी चीजें जो नहीं बच्चों के लायक हो, उनको बैन कर देता है ये लॉ. सिंपल. कौन सा लॉ है याद रखना? उटाह लॉ. ओके. इस लॉ के बेसिस पर बाइबल को बैन किया है अमेरिका में. कौन सा? तो किंग जेम्स वाली. रिमेम्बर दिस थिंग. मूविंग ऑन. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये रिसेंटली हाल ही में घटना घटी है कि without any sexual contact, without getting physical kind of a thing, a crocodile got pregnant. This is the very first time कि crocodile species में ऐसा कुछ देखने को मिला है. Virgin birth by a crocodile. Scientists have documented the first known instance of the virgin birth by a crocodile, which had been living in isolation for 16 years at Costa Rican Zoo. भैया 16 साल से जो क्रोकोडाइल आइसोलेशन में, वो बर्थ कैसे देगा, कैसे बर्थ दिया? इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ फैक्यूलेटिव पैरेथोजेनेसिस और रिप्रोडक्शन विदाउट द जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स. एज सिंपल सेल्फ रिप्रोडक्शन टाइम. लेट्स नो इट. व्हाट इज फैक्यूलेटिव पैरेथोजेनेसिस? ये क्या है? एनवायरमेंट सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है. एनवायरमेंट करंट आप बोल सकते हो इसको. इवन इसको आप साइंस एंड टेक में भी डाल सकते हो. It is term for when a female can produce offspring either sexually or via asexual reproduction. The phenomenon has also been documented in other species of fish, but मतलब पहले भी देखा गया है अलग species में, जैसे मछलियों में, birds में, lizard में, snakes में. The scientists said this is the first known example of crocodile. इसलिए याद रखने की जरूरत है. मैं हमेशा कहता हूँ, पिछली बार भी कहा था और क्वेश्चन बने उसमें से, जहां पर भी देखो फर्स्ट, है ना, इसको पढ़ लो एटलीस्ट. ओके. तो दिस इज द फर्स्ट नोन एग्जांपल इन अ क्रोकोडाइल. This extraordinary discovery not only highlights the exceptional reproductive capabilities of a crocodile, but also raises questions about the potential occurrence of virgin births in other species. यानी कि अगर क्रोकोडाइल में हुआ है, अभी तक हम इग्नोर कर रहे थे, बट ऐसा भी हो सकता है अलग अलग और भी कई स्पीशीज में ये चीज हम देख सके, हम पा सके. तो ये एक और चीज साइंटिस्ट के दिमाग में आई है. नेक्स्ट करंट अफेयर ऑफ द डे, द इकोनॉमिक टाइम्स का ये है, यूएस सेनेट पैनल अप्रूव्स bipartisan legislation China to lose developing country status, which is a very big thing. because क्या होता है, डेवलपिंग कंट्रीज को कई सारे इंटरनेशनल लेवल पे थोड़े बहुत एडवांटेजेस होते हैं, है ना. जैसे जो ट्रीटीज होती हैं वो थोड़ा सा डेवलपिंग कंट्रीज में थोड़ा बेटर तरीके से होता है ना, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती. इन दैट वे this moves follows the similar action taken by the US House of Representatives in March, while the United Nations and certain other international organizations still regards China as a developing country. The US legislation aims to challenge this perception. Now see what happens here is, US ने तो बोल दिया कि भैया चाइना जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री अब नहीं है, इट इज डेवलप्ड. क्यों बोला अमेरिका ने ऐसा? क्योंकि वो यूएस का रैंक अब हटा देगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी बहुत जल्दी. अब ऐसी कंट्री जो इतनी ज्यादा डेवलप ऑलरेडी हो चुकी है, मिलिट्री वाइज, इकोनॉमी वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, है ना, वो कंट्री को आप अभी तक डेवलपिंग कंट्री का ताज लगा के बैठे हुए हो. थी वो डेवलपिंग कंट्री बट आज नहीं है. क्लियरली वी कैन सी दैट. बट हाल फिलहाल यूएन और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टिल अभी तक डेवलपिंग कंट्री का टैग चाइना को दे रखा है, लेकिन यूएस चाह रहा है कि ये चीज चेंज हो. ओके. नाउ व्हाट इज दिस द डेवलपिंग नेशन स्टेटस एक्ट? क्या है? द लेजिस्लेशन ऑफिशियली कॉल्ड द डेवलपिंग नेशन स्टेटस एक्ट मेन गोल इज टू constitute a US policy against granting China
the developing country status in future treaties and international organization. It establishes a US policy against granting China the developing country status in future treaties and international organizations. The Act directs Secretary of State to actively pursue changing China's status to that of developing country in relevant agreements. The Act redirects, sorry, okay, see, पूरा पढ़ो, जहां भी कुछ डाउट है आस्क में, ओके, नंबर आपके पास है, आते रहते हैं आपके डाउट्स, बड़ा अच्छा लगता है, आप पूछिए एनी टाइम एनी काइंड ऑफ अ डाउट, ठीक है ना। कुछ अलग इसी तरीके के जो सिमिलर बिल्स हैं, तो ऑन जून 8 द सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमिटी आल्सो पास द ताइवान प्रोटेक्शन एंड नेशनल रेजिलियंस एक्ट रिक्वायरिंग गवर्नमेंट एजेंसीज to provide reports on the US strategies for preparing and responding to potential Chinese invasion of Taiwan. याद रखिए, ये आपका कंक्लूजन या कंक्लूजन पार्ट में काम आ सकता है, ठीक है। Indian fencer CA Bhavani Devi achieved a historic milestone by securing India's first ever medal at Asian Fencing Championship. मैं फिर बोलूंगा, जहां पर भी आ जाए उस करंट अफेयर को मत छोड़, ठीक है। won a bronze medal after a hard fought loss in women's savory semifinals against Uzbekistan's Zainab Daibekova with a score of 14-15. very मतलब एक टक्कर का मुकाबला था. Had previously made history by becoming the first Indian fencer to qualify for the Olympics, where she reached the round of 32 before exiting the competition. तो इनको याद रख लीजिए, इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए भी और 24 प्रीलिम्स के लिए. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर has successfully, यानी IIT कानपुर has successfully conducted a test flight for cloud seeding. क्लाउड सीडिंग के लिए एक सक्सेसफुल टेस्ट किया है, यानी सक्सेस हुई है, मिली है. Purpose for test flight conducted by IIT Kanpur was to explore cloud seeding as a potential solution to combat dry conditions and air pollution. The cloud seeding attachments used in the test flight were procured from manufacturer based in US. Now, what is cloud seeding? क्लाउड सीडिंग है क्या भैया? आपने आर्टिकल तो पढ़ लिया, बादलों का झाड़ लगाना है क्या कि बादलों को बीज डालो, क्लाउड सीडिंग? No, it's not like that. It innovates the utilization of various chemicals agents such as silver iodine, dry ice, common salt, NaCl, and other elements with the aim of enhancing the probability of rains. अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता, हमारे जो पूर्वज थे एंशिएंट टाइम में, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुआ करते थे, उस टाइम पे जो अप्रोच होता था उन लोगों का, वो काफी साइंटिफिक होता था, काफी साइंटिफिक होता था, है ना। जो ऋषि मुनि होते थे काफी साइंटिफिक मैनर से वो काम करते थे. मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, है ना, आप जरा सोचना इस बारे में और मुझे अपनी राय भी बताना. क्या होता था, एक आम इंसान को समझाना साइंटिफिक तरीके से बड़ा मुश्किल होता है. अब गांव में बैठा विनोद मैं किसी की नकल नहीं कर रहा, लेकिन कोई गांव में बैठा हुआ आदमी है, उसको आप समझाओगे ये सारी चीजें कि क्लाउड सीडिंग, आयोडीन, ड्राई आइस, ये वो, क्या समझ आएगा उसको? अब वो गांव में रहने वाले जैसे इंसान को आप पुराने जमाने में भेज दो, अब उसको ऋषि मुनि समझाएं तो समझाएं कैसे? लेकिन गांव के इंसान को आप बोल दो जय बाबा भोले, आप प्रार्थना करो, आप ये करो, आप करो, मानेगा? वो करेगा? हाँ, वो करते हैं, मैं खुद करता हूँ, सब करते हैं. बट तरीका उस समय कैसे? भैया कहीं पर बारिश नहीं हो रही है, क्या करो? कहीं नहीं, एक राजा जी आए, मुनि जी को बोले भैया हमारा बारिश नहीं हो रही, कुछ करो. बड़े सारे ग्राउंड में एक अच्छे खासे पंडाल में उन्होंने लगा दिया हवन, हवन कुंड. उससे बहुत सारा मतलब हीट डेवलप हुआ, है ना, और उस वजह से क्या हुआ, ड्राइनेस हुई, इवोपरेशन प्रोसेस हुआ, इवोपरेशन हुआ, बादल आए एंड 2-3 दिन बाद बारिश हुई. ओ मुनि जी, मुनि जी, ऋषि जी, ऋषि जी, आपकी वजह से बारिश हो गई. अब ये ऋषि को पता था कि ये साइंटिफिक चीज है. ऋषियों को पता था कि पीपल का जो झाड़ है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है.
एंड इसीलिए उसको काटना नहीं चाहिए। अब ये चीज उनको कैसे समझा, तो बोलते हैं ऋषि ये जो पीपल का पेड़ है ये बड़ा दैवी है ना। तो इस तरीके से वही प्रोसेस आज को थोड़ा और मॉडर्न कर दो तो ये चीज आती है, समझे। देश देखो, मैं यहाँ पर किसी चीज का कुछ वो नहीं कर रहा हूँ। So, this was all about our today's current affairs. I hope you liked it. I hope you got to know some new stuff. So, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना मत भूले। मेंस वालों के लिए ऑल द बेस्ट और प्रीलिम्स 2024 वालों के लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए। करंट अफेयर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर यूपीएससी जर्नी। सो इसको देखते रहिए, शेयर कीजिए और आप जैसा कहेंगे हम इस तरीके से मोल्ड करेंगे, इसको और बेटर करने की कोशिश करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम टीम एक्सेप्टाइज, साइनिंग ऑफ।